मगध का उत्कर्ष। हम देखेंगे मगध का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य ऐसे ही मगध साम्राज्य नहीं बना। 16 महाजनपदों में सबसे पहले जो 16 महाजनपद हुए उनमें मगध एक केवल जनपद था। किंतु जो मगध में जो राजा हुए वह राजा अत्यधिक महत्वाकांक्षी और प्रतिभाशाली हुए और कई वंश के राजा हुए। इस कारण से मगध धीरे धीरे जनपद से महाजनपद और फिर आगे चलकर साम्राज्य बना। तो हम मगध को देखते हैं कि मगध साम्राज्य कैसे बना या इसका उत्कर्ष कैसे हुआ। इसके उत्कर्ष में मुख्यतः 3 वंश का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश। हर्यक वंश के अंतर्गत यहाँ पर बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन को शामिल किया जाता है। शिशुनाग के अंतर्गत इस वंश में 2 राजा हुए। एक हुआ शिशुनाग और एक हुआ कालाशोक। और नंद वंश में भी 2 राजा हुए। इसमें मुख्यतः राजा तो बहुत सारे हुए लेकिन प्रतापी जो राजा हुए वह 2 ही हुए। एक महापद्म नंद और एक हुआ घनानंद या घननंद। इन 3 वंशों ने मगध की जो आधार भूमि थी उसको मजबूत कर दिया। बिंबिसार और अजातशत्रु ने मगध को एक तटस्थ राज्य के रूप में उकेरा। इस प्रकार से बिंबिसार और अजातशत्रु ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद उदयन भी एक महान राजा हुआ। उसके बाद शिशुपाल जो शिशुनाग थे, इन शिशुनागों ने मगध को उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसे एक छत्र में बांध दिया। महापद्म नंद इतना शक्तिशाली हुआ कि इसके समय में एक बहुत बड़ी सेना होती थी। उस सेना में 10 पद की सेना होती थी, इसीलिए इसका नाम महापद्म नंद पड़ा था। तो हम बारी बारी से सभी राजाओं को काल को देखेंगे कि इस राजा ने कितना योगदान दिया या कितना वह प्रतापी था। यह वर्तमान भारत का एक प्रकार का काल्पनिक मैप है। मगध जो वर्तमान बिहार का क्षेत्र है, वर्तमान बिहार में इस जगह पर यहां था मगध। अंग के नीचे मगध था। अब ये जो मगध था, इस मगध में इन 3 वंशों के पूर्व भी एक वंश हुआ जो कि कहीं ना कहीं उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है और प्रतापी वंश था। जैसे कि हम देखें, हमने महाभारत में देखा है कि महाभारत में एक जिक्र आता है जरासंध का। तो बृहद्रथ वंश, मगध में सबसे प्रथम वंश अगर हुआ तो वह हुआ बृहद्रथ वंश। इसमें 2 राजा हुए, एक बृहद्रथ और दूसरा हुआ यहां पर जरासंध की जानकारी महाभारत से प्राप्त होती है जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाना था। तो युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया गया। राजसूय यज्ञ के लिए कुछ राजाओं की आवश्यकता थी और वह राजा वहां आ नहीं पाए क्योंकि जरासंध ने एक बलि देने के लिए 100 राजाओं को बंदी बना रखा था। 100 में से उन्होंने लगभग 97 राजाओं को बंदी बना रखा था। इसीलिए एक जब जरासंध एक महत्वाकांक्षी राजा था, इसने बंदी बना रखा था, लेकिन जो कृष्ण और पांडव वहां गए और जरासंध की हत्या कर दी और हत्या करके ये जो राजा थे इन्हें
मुक्त कर दिया। तो इस तरह से जरासंध जरासंध की योजनाओं पर कृष्ण और पांडवों ने पानी फेर दिया। उसके पश्चात यहाँ 3 वंश हुए, जिसमें सबसे पहले हुआ हर्यक वंश। हर्यक वंश, यह मगध यहाँ पर था। हर्यक वंश हुआ। हर्यक वंश, हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। बिंबिसार ने इसकी स्थापना 544 ईसा पूर्व में की थी। ईसा पूर्व में जब बिंबिसार 15 वर्ष का था तभी इसके पिता ने इसका राज्याभिषेक कर दिया था। 15 वर्ष की आयु में ही बिंबिसार राजा बन गया था। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ राजा था। इसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर या उनके माध्यम से अपने राज्य को सुदृढ़ किया, राज्य का विस्तार भी किया और अपने राज्य की सुरक्षा भी की। यह बौद्ध अनुयायी था। जरासंध जो था, हर्यक वंश का जो बिंबिसार था, बिंबिसार बौद्ध अनुयायी था और जो गौतम बुद्ध का एक अच्छा मित्र और उनका उपासक भी था। उनका एक अच्छा, कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। जब गौतम बुद्ध राजगृह आए थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। जब गौतम बुद्ध राजगृह आए तो उनका अच्छा स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। बुद्ध पूरे वर्ष घूमते रहते थे, किंतु वर्षा काल में उन्हें रुकने की आवश्यकता होती थी। इसीलिए इन्होंने जेतवन नामक एक उद्यान बुद्ध को वर्षा काल में रुकने के लिए समर्पित भी किया था। तो इस प्रकार से यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया वैवाहिक संबंधों के आधार पर। वैवाहिक संबंध, इसने सबसे पहला जो विवाह था वह कौशल देश का जो राजा था, महाकौशल की पुत्री कौशल देवी से किया था। कौशल देवी से किया। कौशल देवी के पश्चात इसने चेलना से किया और इसके पश्चात इसने मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। जब कौशल देश की राजकुमारी महाकौशल से विवाह किया तो इन्हें यहाँ पर उपहार में काशी प्राप्त हुआ। अंग पर भी इन्होंने आधिपत्य कर लिया था। तो कौशल ने काशी जीत लिया था और काशी इन्हें उपहार में दे दिया था। आगे चलकर काशी और इसका काफी उल्लेख होगा। बौद्ध ग्रंथों से ऐसी जानकारियां प्राप्त होती है कि इसकी जो बिंबिसार की जो रानियां थी उनकी संख्या लगभग 500 बताई गई है। 500 बिंबिसार की जो रानियां थी वह लगभग 500 रानियां थी। 500। तो इस तरह से इसने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। प्रतापी राजा था और इसके यहाँ पर एक वेद था, जीवक एक वेद था, राजवेद था जीवक। जब बुद्ध बीमार हुए तो उनके इलाज के लिए जीवक को भेजा गया। तो यहां पर एक और जनपद था अवंती या उज्जैन, जहां अभी वर्तमान में मैं खड़ा हूं। तो यहाँ पर एक जनपद था उज्जैन और यहाँ का राजा था प्रद्योत या चंड प्रद्योत। जब वह पांडु रोग से ग्रसित हुआ तो उसके इलाज के लिए भी इन्होंने जीवक को यहाँ भेजा था। इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि बिंबिसार और प्रद्योत के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। लेकिन ये संबंध बिंबिसार के साथ ही समाप्त हो गए, क्योंकि जब बिंबिसार समाप्त हो गए इसका कारण यह है कि बुद्ध के जो बड़े भाई थे, बुद्ध के जो सौतेले भाई थे, देवदत्त जो था वह बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु का मित्र था। अजातशत्रु को उसने बहकाया और उनके बहकाव में आने के कारण अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में किसी कारण से अजातशत्रु की मृत्यु हो गई। जब यह घटना कौशल देवी तक पहुंची तो कौशल देवी को आघात पहुंचा और हृदयघात से इनकी भी मृत्यु हो गई। जब यह सूचना कौशल पहुंची, यहाँ कौशल था,
यह सूचना जब कौशल पहुंची तो कौशल यहाँ पर इस समय जो राजा था वह था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत, जब यह सूचना यहाँ पहुंची तो प्रसेनजीत ने जो उपहार में इन्हें काशी मिला था वह काशी वापस ले लिया। वह काशी इन्होंने वापस ले लिया और जो वार्षिक आय मगध को भेजी जाती थी वह वार्षिक आय भी रोक दी। ऐसे में मगध और मगध और कौशल के मध्य कई युद्ध हुए। कभी मगध जीता, कभी कौशल जीता, ऐसे युद्ध चलता रहा। और एक समय के बाद में कौशल ने संधि कर ली और संधि करने पर अपनी पुत्री प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा या वाजिरा का विवाह अजाशत्रु से कर दिया। और जो काशी रोक ली थी, जो काशी उन्होंने वापस ले ली थी, उस काशी को भी वापस उपहार में इन्हें सौंप दिया। तो इस तरह से बिंबिसार एक महान प्रतापी राजा हुआ, महत्वाकांक्षी राजा हुआ, जिसने कई विजय हासिल की। इनकी विजयों की जो जानकारियां हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार के पास में लगभग 80,000 9 गांव थे जो कि 900 मील क्षेत्र में फैले हुए थे। इससे इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इन्होंने और भी विजय की होंगी, लेकिन इतिहास के साक्ष्य न प्राप्त होने के कारण वह जो विजय हैं उनके बारे में पुख्ता जानकारियां नहीं है। तो बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा था। इसने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। इसका पुत्र हुआ, इसके 2 पुत्र थे, एक अजाशत्रु और एक था दर्शन। किंतु बाद में आगे चलकर अजातशत्रु ही राजा बना। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने जब इन्हें बंदीगृह में बंद किया तो वहां पर ही इनकी हत्या कर दी गई। या हत्या या किसी और कारण से इनकी मृत्यु हो गई होगी। ऐसा कहा जाता है कि यह पितृहंता है। बौद्ध ग्रंथों में या अन्य जगहों पुराणों में इसे पितृहंता कहा गया, अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है। बिंबिसार ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार की जो हत्या या इसकी जो मृत्यु थी यह 493 ईसा पूर्व में हो गई। 493 ईसा पूर्व में हो गई और 492 ईसा पूर्व के लगभग अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से बिंबिसार एक महान और प्रतापी राजा हुआ जिसने अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। बिंबिसार की जो राजधानी थी यह थी राजगृह। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। एक सुरक्षित शहर था। आगे चलकर 492 में अजातशत्रु राजा बना। तो अजातशत्रु को देख लेते। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु भी एक महान और प्रतापी राजा था, बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। कौशल के साथ इसका युद्ध हुआ, जैसे कि हमने देखा कि जैसे बिंबिसार की मृत्यु हुई, मृत्यु की सूचना के बाद में काशी वापस ले लिया गया और कौशल के साथ इसका युद्ध हुआ। कौशल के बाद में जो इसका युद्ध था, कौशल के बाद साम्राज्य विस्तार की होड़ में इसका जो युद्ध था वह वज्जी संघ के साथ हुआ। वज्जी संघ उस समय का एक बड़ा गणतंत्र था और कई संघों का गण था, या कई गणों से मिलकर संघ बना था। तो इसलिए इनकी जो एकता थी वह बहुत ही मजबूत थी। इनकी जो एकता थी, वज्जी संघ की एकता थी, वह बहुत मजबूत थी। लेकिन अजातशत्रु कई विजय प्राप्त कर चुका था और इसे वज्जी संघ पर भी अधिकार करना था। बहुत ही मजबूत संघ था, इसे तोड़ पाना आसान नहीं था। किंतु जो अजातशत्रु था यह भी एक कूटनीतिक राजा था और बहुत ही दूरदर्शी शासक था। इसी होड़ में इसका एक मंत्री था, एक अमात्य था, जिसका नाम था वत्सकार। यह जो वत्सकार था यह भी एक दूरदर्शी राजा, अमात्य मंत्री था, दूरदर्शी था। इन्होंने अजातशत्रु को परामर्श दिया कि मगध में जो गुप्तचर हैं उन गुप्तचरों को वज्जी संघ भेजा जाए और वहां भेजने के पश्चात उनमें वज्जी संघ के जो अलग अलग गण हैं उनमें झूठ बोल के, विद्वेष फैला के विद्रोह फैला दिया जाए, जिससे कि जो राजा थे आपस में लड़ेंगे और उनका जो एकजुट है या एकता है वह भंग हो जाएगी।
तो अजातशत्रु ने ऐसा ही किया। इन्होंने कई गुप्तचर पहुंचाए, कई गुप्तचर को वज्जी संघ में पहुंचाया, और वज्जी संघ में जाने के पश्चात उन गुप्तचरों ने कई भ्रम फैलाया, कई झूठ बोले, उसकी वजह से वहां पर विद्रोह हुए, और विद्रोह के कारण वज्जी संघ की जो एकता थी वह खत्म हो गई। और जैसे ही एकता खत्म हुई, अजातशत्रु ने वज्जी संघ की राजधानी जो वैशाली थी, वैशाली पर आक्रमण किया और इसे अपने में मिला लिया। इस तरह अजातशत्रु ने जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, लगभग इस क्षेत्र को पूरे को अपने में मिला लिया था। इस तरह अजातशत्रु ने अपने पूर्वजों की अपेक्षा और अधिक साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार की होड़ में ही अजातशत्रु आगे बढ़ता गया, लेकिन अजातशत्रु को यहाँ उत्तर में भी असुरक्षित था, क्योंकि यहाँ पर भी इसका आधिपत्य हो गया था, ऊपर यह हिमालय था तो यहाँ पर भी इसे डर नहीं था। दक्षिण में भी यहाँ पर इसने आधिपत्य कर लिया था, तो यहाँ पर भी, यहाँ से आकर समुद्र प्रारंभ हो जाता था, तो यहाँ पर भी इसे कोई डर नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी इसने अपने विजय पताका फैला दी थी, और पूर्व में भी अपनी विजय पताका फैला दी थी। किंतु यहाँ पर एक राजा था इस जगह पर, अवंती महाजनपद का जो राजा था प्रद्योत बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था, शक्तिशाली जनपद था, और उसके समय ऐसा कहा जाता है कि प्रद्योत जो था उस समय भारत का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा था। और इसके कारण, इसकी शक्ति के कारण, ये जो मगध का राजा अजातशत्रु था, जिसने उत्तर भारत में अपनी विजय पताका बनाई थी, यह भी डरता था, और इसने इसी कारण से मगध की किलेबंदी करवा दी। चंड प्रद्योत के डर से मगध की किलेबंदी करवा दी, और उसका मुख्य कारण यह था क्योंकि चंड प्रद्योत का मित्र था बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने। इस तरह से अवंती जो था यह मगध का दुश्मन हो गया, या ये कहें कि शत्रु हो गया। तो इसी कारण अजातशत्रु ने अपने राज्य की किलेबंदी करवा ली, ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे चलकर अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ उदयन, इसने 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन था, बाद में इसने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था, किंतु जो इसका पुत्र हुआ उदयन जैन था, जैन अनुयायी था, और जैन अनुयायी होने के कारण जैन ग्रंथों में इसे पितृ भक्त कहा गया है, वहीं बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है, अर्थात पिता की हत्या करने वाला। तो उदयन भी एक उदयन भी राजा हुआ। उसके पश्चात अब यहाँ बिंबिसार ने जो राजगृह को बनाई थी राजधानी, वहीं उदयन ने अपनी राजधानी को बदलकर एक नवीन नगर बनाया, जिसका नाम था पाटलिपुत्र करके एक नगर की स्थापना की, और यह नगर का जो वर्तमान में इस नगर का नाम है वह है आधुनिक पटना। जो बिहार की राजधानी है पटना, वही प्राचीन काल में पाटलिपुत्र था, जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। तो उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। वह था शिशुनाग। यहाँ पर शिशुनाग शासन कर रहा था हर्यकों के आधिपत्य में। तो यह जो शिशुनाग था यह आगे चलकर बड़ा अमात्य बना और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना की 412 ईसा पूर्व के लगभग। 412 ईसा पूर्व के लगभग इसने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये राजधानी राजगृह को बनाया और जो उप राजधानी इसने वैशाली को बनाया। तो आगे हम देखेंगे। अब देखते हैं शिशुनाग को। उदयन ने राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र बनाई। पाटलिपुत्र के पश्चात में उदयन जो था इसने, ये भी प्रतापी राजा था और साम्राज्यवादी राजा था। इसने अपने पड़ोसी राजा पर आक्रमण किया और पड़ोसी राज्य के राजा को मार दिया। उसी क्रम में उस राजा का जो पुत्र था उस पुत्र ने जाकर अवंती की शरण ली।
अवंती में जाकर शरण ली, जहां का राजा चंड प्रद्योत था। अब चंड प्रद्योत यहाँ पर चंड प्रद्योत के वंशज थे, चंड प्रद्योत भी मर चुका था, तो यहाँ पर शरण ली। अब उसने यहाँ शरण लेने के पश्चात जैन श्रमणों का वेश धारण करके पाटलिपुत्र में प्रवेश किया और सोते हुए उदयन की हत्या कर दी। तो इस तरह से उदयन की हत्या भी हो गई। अब उदयन के पश्चात कई राजा हुए, किंतु वह अयोग्य निकले, इतने प्रतापी राजा नहीं थे। और अंतिम जो राजा था वह था नागदशक। नागदशक की हत्या उसी के अमात्य शिशुनाग ने कर दी। और ये जो शिशुनाग था, यह शिशुनाग जो ये काशी था, काशी जो कि हर्यकों के आधिपत्य में आता रहा। तो यह जो काशी था, इस काशी का जो शासक था वही शिशुनाग था। और यह शिशुनाग यहाँ से आते आते यहाँ बड़ा एक अमात्य बन गया। और अमात्य बनने के बाद में इसने जो आसपास के जो लोग थे या मंत्री थे उनको अपने वश में कर लिया। और वश में करने के पश्चात इसने नागदशक की हत्या कर दी और स्वयं मगध पर काबिज हो गया। इस तरह से इसने मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग की वंश की स्थापना की 412 ईसा पूर्व में। 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हम शिशुनाग वंश को देखते हैं आगे चलकर। शिशुनाग वंश में 2 राजा हुए, जिनमें एक हुआ शिशुनाग और एक हुआ कालाशोक। काला अशोक और शिशुनाग, ये 2 प्रतापी राजा इसमें हुए। और भी राजा हुए हैं, किंतु वह उनकी जानकारियां कम ही प्राप्त होती है। तो शिशुनाग जो था यह एक प्रतापी राजा था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था और यह विजेता भी था। यह राजा जैसे कि अवंती जनपद जो था, यह अवंती जनपद से अजातशत्रु भी डरता था। अजातशत्रु ने अपने मगध की किलेबंदी करवा ली थी, किंतु शिशुनाग ने सबसे पहले अपनी राजधानी राजगृह को बनाया और उप राजधानी वैशाली को बनाया। इस तरह से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करते हुए इसने यहाँ पर अवंती में प्रद्योत मर चुका था और इसके वंशज जो थे वह कमजोर थे। तो इसने जो अवंती से अजातशत्रु डरता था, उसी अवंती को इन्होंने शिशुनाग ने आक्रमण करके अपने में मिला लिया। इस तरह से पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से लेकर पूरा समुद्र से लेकर ये जो भाग था पूरा, यह शिशुनाग के एक छत्र में आ गया। और इस तरह से इस समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र तक शिशुनागों का या मगध का साम्राज्य स्थापित हो गया। इस तरह से शिशुनाग ने मगध को एक साम्राज्य या वृहद साम्राज्य बनने में जो सहयोग या योगदान दिया वह अतुलनीय है। इसका योगदान सबसे अधिक रहा है, क्योंकि इसने जो अवंती था इसे हराकर यहाँ तक आधिपत्य जमा लिया था। इस तरह से मगध का उत्कर्ष होते गए और मगध एक बहुत ही बृहद और बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता गया। और उत्तर भारत की जो राजनीति थी, उत्तर भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र बनता गया। शिशुनाग के पश्चात इसका पुत्र हुआ कालाशोक। शिशुनाग भी बौद्ध अनुयायी था, कालाशोक बौद्ध अनुयायी था और यह भी प्रतापी राजा था। काला अशोक के काल में ही एक द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु ने करवाया था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। वहीं द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन काला अशोक ने करवाया। यह जो था यह 383 ईसा पूर्व में करवाया गया था। तो इस तरह से शिशुनागों ने भी मगध के उत्कर्ष में काफी योगदान दिया है। यहाँ पर जैसे शिशुनाग वंश आया और अजातशत्रु की मृत्यु हुई, उस उदयन की मृत्यु हुई और उसके बाद में यहाँ पर पारसी आक्रमण होने लगे। पारसी आक्रमण भारत में होने लगे। अब चूंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जैसे कि यहाँ से लगाकर ये जो क्षेत्र है पूरा, यह हिमालय से ढका हुआ है, यह हिमालय यहाँ पर स्थित है। यह हिमालय जो स्थित है यह हजारों सालों से भारत की रक्षा करते आ रहा है
उस समय भी आक्रांताओं से इसने रक्षा की, आज भी यह आक्रांताओं से भारत की रक्षा कर रहा है, जैसे कि चीन, मंगोलिया, तिब्बत आदि से यह रक्षा करता था और आज भी यह चीन जैसे बड़े देश से हमारी रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर हिमालय स्थित था, तो यहाँ से तो कोई आक्रमण करने आ नहीं सकता था, किंतु ये जो जगह थी ये खाली थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। और ये जो जगह थी, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र भी पानी से ढका था। और उस समय किसी की जल व्यवस्था इतनी मजबूत या सुदृढ़ नहीं थी कि वह जल मार्ग से किसी बड़े साम्राज्य पर आक्रमण कर दे। तो ऐसी स्थिति में इस मार्ग से भी आक्रमण नहीं किया जा सकता था। तो जगह बचती थी केवल यही, जिसे उत्तर पश्चिमी भारत कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भारत कहा जाता है। उस समय पर भारत ऐसा नहीं था, उस समय पर भारत लगभग ऐसा था, इस प्रकार से बटा हुआ था। तो यह जो क्षेत्र था, यहाँ से भारत में आक्रमण किया जाता था। तो पारसियों ने सबसे पहले यहाँ आक्रमण किया। यहाँ जो आर्यों के कबीले या आर्यों के जो गण थे या राज्य थे, वह कमजोर हो चुके थे और आपस में वे लोग लड़ रहे थे, सत्ता के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। यहाँ एक महाजनपद था गांधार, और यहाँ पर एक महाजनपद था कंबोज। ये गांधार जो था, यह अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो पेशावर और रावलपिंडी है वहां पर स्थित था, उस क्षेत्र में फैला हुआ था। और ये कंबोज जो है, ये पीओके और भारत में जो कश्मीर है उसकी सीमा पर फैला हुआ था। यह दोनों भी कमजोर हो चुके थे और इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर ही पारसियों ने भारत में आक्रमण किया और भारत में अपने पैर जमाने लगे। इस तरह से पारसियों ने सर्वप्रथम भारत में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ पर काला अशोक की हत्या कर दी गई। काला अशोक की मृत्यु के बाद में यहाँ पर और भी राजा हुए, कई राजा हुए, किंतु शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वह था नंदीवर्धन। ऐसा कहा जाता है कि महापद्म नंद जो था यह बहुत ही सुंदर था और सुंदर होने के कारण रानी का यह प्रेम पात्र हो गया था, इसीलिए इसका आवक जावक भी होने लग गई थी। और आवक जावक होने के कारण या आने जाने के कारण एक समय पर महापद्म नंद ने अकेला समय देखा, गद्दी पर बैठ गया। इस तरह से इसने मगध में नंद वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ऐसा कहा जाता है कि महापद्म नंद जो था यह शूद्र था, और इसने मगध उस समय पर काफी शक्तिशाली हो चुका था। इसका यह एक क्षेत्र फैला हुआ था। और महापद्म नंद हुआ, यह भी एक प्रतापी राजा हुआ। कहा जाता है इसके पास 10 पद्म की सेना थी और इसी के कारण इसका नाम महापद्म नंद रखा गया। और इसी के समय पर कई आक्रमण भी प्रारंभ हुए। इसके बाद में जब इसके वंशज घनानंद वगैरह हुए तो उस समय भी सिकंदर के और इनके आक्रमण हुए हैं। तो महापद्म नंद ने भी भारत में मगध के उत्कर्ष में काफी योगदान दिया। मगध का उत्कर्ष इस समय तक महापद्म नंद के आते आते मगध का जो उत्कर्ष था पूर्ण रूप से हो चुका था। तो इस तरह से मगध का उत्कर्ष हुआ। और आगे हम देखें, प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा था, शक्तिशाली राजा था, दूरदर्शी राजा था, और यह क्षुद्र माता के पेट से जन्म हुआ राजा था, अर्थात यह क्षुद्र राजा था। भारत का एक ऐतिहासिक राजा था, ऐतिहासिक राजा था, क्योंकि इसने उत्तर भारत के जो अन्य मगध के अलावा अन्य जो जनपद और गण बचे हुए थे उन पर भी इसने आधिपत्य किया और कई विजय प्राप्त की, बहुत सारी विजय इसने प्राप्त की है। इस कारण से इसे ग्रंथों में और पुराणों में इसे एक छकारी या सर्व छत्रांतक, एक छत्रांतकारी या एक छत्रांतक कहा गया है, अर्थात कि पूरे भारत में एक छत्र स्थापित करने वाला राजा कहा गया है। अर्थात इस समय इसने उत्तर भारत में और इसके साथ में दक्षिण में भी अपना प्रभुत्व यहाँ तक फैला दिया था। इसी तरह से मगध को इसने बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। इसका इतना भय था या इसका इतना डर था, इसकी सेना 10 पदम में बटी हुई थी और 10 पदम का यह राजा था। इसका इतना डर था कि जब सिकंदर भारत में आया तो भारत में प्रवेश करने से पूर्व जब रावी नदी के तट पर वह आया तो वहां झेलम नदी पार करके रावी नदी आया। तो रावी नदी के तट पर आने के पश्चात उसके जो सैनिक थे उनमें यह हड़कंप मच गया कि यहाँ का जो राजा है महापद्म नंद वह बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक राजा है।
और इसी के डर के कारण या ये कहें कि इसी के भय के कारण सिकंदर भी वापस चला गया और सिकंदर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया। तो उस हालांकि उस समय महापद्मनंद मर चुका था और उसके वंशज या घनानंद वहां पर राजा था। घनानंद ने भी अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए उत्तर पूर्व में कई सेना भेजी थी, यहाँ पर कई सेना भेज रखी थी जिससे कि सिकंदर यहाँ पर आ ना पाए। तो इस तरह से महापद्मनंद ने भी मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे चलकर हम अब देखेंगे मौर्य, क्योंकि ये जो महापद्मनंद था इसके बाद में यहाँ पर घनानंद, इसके बाद में इसके वंशज हुए 12। ऐसा कहा जाता है कि 8 वंशज हुए जिन्होंने 12-12 साल तक शासन किया होगा। ऐसा इसकी पूर्णतः या पुख्ता जानकारियां प्राप्त होती नहीं है, किंतु 322 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व के लगभग चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर दी और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है वह मगध का एक छत्र, या ये कहें कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी का साम्राज्य रहा है तो वह है मौर्य का। मौर्य ने अपने साम्राज्य को यहाँ से लेकर यहाँ अफगानिस्तान, ईरान तक भी भेज दिए। ये साम्राज्य मौर्यों का था। इस क्षेत्र में मौर्यों का साम्राज्य फैला हुआ था। यहाँ ईरान है। ईरान की सीमाओं से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्तमान नेपाल, भूटान और ये तिब्बत का भी कुछ क्षेत्र शामिल करके, ऐसे करके नहीं, ये पूरा एक छत्र भारत था। भारत का जितना विस्तार मौर्यों ने किया उतना विस्तार बाद के राजाओं के द्वारा नहीं किया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक बहुत ही वृहद देश या बहुत ही वृहद राज्य के साम्राज्य बनाने के विषय में मौर्यों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम मौर्य वंश को पढ़ेंगे। मौर्यों के पूर्व हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे, किस तरह से सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। सिकंदर को देखेंगे, सिकंदर ने किस प्रकार से भारत में आक्रमण किया। थैंक यू।